कंगताई एक माफिया ग्रुप एग्जीक्यूटिव है जो नोक्सा ग्रुप के लीडर का पोजीशन संभालने के लिए सोल आता है। वह पिछले ऑर्गेनाइजेशन लीडर के ग्रैंडसन के घर पर रुकता है। कंगताई को खाली घर इस्तेमाल करने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन वहीं उसकी मुलाकात जू इन ही से होती है, जो एक मिस्टीरियस वुमन है और खुद को हाउसकीपर बताती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है, कांगताई अपने सारे काम के बावजूद उस वुमन में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है, जो कि बेशक एक माफिया बॉस के लिए पहले से ही एक फुल टाइम स्ट्रेस पैकेज है। जब भी वह इस वुमन को देखता है तो उसे एक अजीब सा डेजा वू महसूस होता है, जैसे कि वे पास्ट में पहले भी मिल चुके हों, या शायद उसका ब्रेन सबसे खराब मोमेंट पर स्लो वाईफाई की तरह बफर कर रहा है। ये क्या हो सकता है? इससे पहले कि हम बिगिन करें, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप में से लगभग 90% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। खैर, स्टोरी की शुरुआत एक डार्क एली में होती है, जहां एक आदमी कहता है कि इस बास्टर्ड को पीठ पीछे छुरा घोंपने के अलावा कुछ और बेहतर नहीं सूझा। इंजर्ड आदमी हांफता है और सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता है, ये सोचते हुए कि वह पक्का पागल हो गया होगा। वह कांपते हुए आगे गिर जाता है और अपनी लाइफ के लिए डेस्परेटली प्लीड करता है, बख्श दिए जाने की भीख मांगता है। वह प्रॉमिस करता है कि वह फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा और बस एक और चांस मांगता है। सूट में एक आदमी जिसका नाम मिंगन है, हाथ में बैट लिए उसके ऊपर खड़ा होता है और नीचे देखते हुए एक और चांस शब्दों को रिपीट करता है। इंजर्ड आदमी उसे बॉस बुलाते हुए भीख मांगना कंटिन्यू रखता है। पाक कंगते शांति से एक सिगरेट जलाता है और कहता है कि उसके जैसे इंसान को यह समझ नहीं आएगा कि ये कहने में शर्म की बात है, लेकिन जो किया गया उसके बाद फॉरगिवनेस इम्पॉसिबल है, ये क्लियर करते हुए कि बिट्रेयल ही इसकी रीजन है। ग्राउंड पर कांप रहा इंजर्ड आदमी वीकली अपने बॉस को पुकारता है। सिगरेट कैंगटे के हाथ से गिर जाती है और फ्लोर पर आ जाती है। वह सॉफ्टली मिंगन का नाम पुकारता है और कंक्लूड करता है कि यह दूसरों के लिए एक लेसन होना चाहिए, और मिंगन को इस रैट का काम तमाम करने का ऑर्डर देता है। मिंगन का सबऑर्डिनेट फर्मली रिस्पॉन्ड करता है कि वह समझ गया और ऑर्डर को कैरी आउट करेगा, जबकि इंजर्ड आदमी ग्राउंड पर पड़ा रहता है। बाद में मिंगन बॉस को इन्फॉर्म करता है कि उसने न्यूज सुन ली है और कैंगटे को उसके प्रमोशन पर कंग्रेचुलेट करता है। फिर पूछता है कि क्या उसे सोल ट्रांसफर किया जाएगा। वह खुशी खुशी निकलने से पहले सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह अरेंज करने का सजेस्ट करता है और ऐड करता है कि कैंग ही पहले से ही कुछ प्रिपेयर कर रहा है और काम खत्म होने के बाद उसे आने के लिए इनवाइट कर रहा है। कैंगटे नोटिस करता है और क्वेश्चन करता है कि सोल का वह किड वहाँ क्यों है। मिंगन एक्सप्लेन करता है कि कैंग ही ने पहले कॉल करके कहा था कि वह वहाँ है और इसे कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा था। कांगताई रुकता है, फिर पूछता है कि क्या चल रहा है। मिंगन उसे बताता है कि उसे बाइंग डोंग में तनेमोन पर इनवाइट करने के लिए कहा गया था। ग्रुप कंफ्यूज दिखता है और मिंगन अचानक अनसर्टेनिटी के साथ रिएक्ट करता है कि क्या गलत हुआ है। वह पूछता है कि क्या कोई बात है। कांगटे अचानक गुस्सा हो जाता है और उसे फूल बुलाते हुए डांटता है कि क्या वह नहीं जानता कि उसे इस तरह की चीजें डिसलाइक हैं। मिंगन जल्दी से अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि क्या उसे वापस कॉल करके कहना चाहिए कि वह नहीं जाएगा। कांगताई शांत हो जाता है और उसे इसे भूल जाने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि चूंकि वह इंसान एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स में बिजी होने के बावजूद इतनी दूर आया है, वह थोड़ी देर के लिए उससे मिलने जाएगा। इसके बाद वे मिंगन को ड्राइव करने का ऑर्डर देता है और दूसरों को चीजें टाइडी अप खत्म करके वापस जाने के लिए कहता है, और वे रिस्पॉन्ड करते हैं कि वे समझ गए और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहते हैं। वह कार में बैठ जाता है और मिंगन रात में ड्राइव करके निकल जाता है। वह याद करता है कि कार्प मछलियां जिस माहौल में बड़ी होती हैं, उसी के हिसाब से उनका साइज बदलता है। ऐसा उसके फादर तब कहा करते थे जब वह एक बच्चा था। जैसे ही वे पहुंचते हैं, मिंगन उसे बताता है कि वे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। कांगटे सामने की जगह को देखता है और ध्यान देता है कि जिस तालाब में कार्प को रखा गया है, उसे धुंधले पानी से भरा एक कीचड़ का गड्ढा कहना ज्यादा बेहतर होगा। एक वुमन उसका गर्मजोशी से वेलकम करती है और उसके आने पर खुश होती है। अंदर कैंग ही उसे वेलकम करता है और उसे सीधे पुकारता है। कैंगटे फैसला निकालता है कि यह तालाब एक ऐसी जगह है जहां कोई छोटी कार भागने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन इस तरह की लाइफ अब उसकी नसों पर हावी होने लगी है। एक आदमी उसे बधाई देता है और उसे पहला ग्लास देने के लिए आगे बढ़ता है। वह पूछता है कि डिप्टी लीडर का पोजीशन कब से खाली था। पिछले लीडर के हटने के बाद से लगभग 1 महीना हो चुका है। फिर वह कहता है कि हेडक्वार्टर्स का माहौल शब्दों से परे था। वह जोड़ता है कि एक बार जब कैंगटे संभाल लेगा तो वह सबको भरोसा दिला देगा, और दूसरों से पूछता है कि क्या वे सहमत हैं, और वे हाँ में जवाब देते हैं। कैंगटे सोचता है कि पार्टी काफी धमाकेदार लग रही है, लेकिन वह पक्का नहीं है कि वह उनकी रफ्तार के साथ चल पाएगा या नहीं। कांग ही आराम से उसे ड्रिंक कराता है। वह फिर कांगटे से पूछता है कि क्या वह इसलिए शामिल हो रहा है क्योंकि कुछ अच्छा हुआ है, और कहता है कि उसे ब्रेक लेते हुए देखना अच्छा है। कांगताई कांग ही का नाम पुकारता है और पूछता है कि क्या वह इसलिए परेशान नहीं है कि लीडरशिप पोजीशन उसकी जगह उसे मिल गई। कैंग ही जवाब देता है कि उसे कोई परवाह नहीं है और सवाल करता है कि क्या यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह पिछले लीडर का पोता है। कांगताई कैंग ही की तरफ देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे वह इसके बारे में न सोचने का सिर्फ नाटक कर रहा है, और चेतावनी देता है कि उसका रिएक्शन बाद में चिंता
का कारण बन सकता है। कांग ही आराम से जवाब देता है कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ खुद पर कभी भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने इसकी बजाय कैंग टे को सब कुछ संभालने देने का फैसला किया। फिर पूछता है कि प्रॉब्लम क्या है। कैंग टे जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कैंग ही अपनी लाइफ लड़कियों को अपनी पहली पसंद बनाकर जीता है, और जोड़ता है कि एक बार जब वह होश में वापस आएगा तो उसका बर्ताव एक चिंता बन सकता है। कैंग ही कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह जल्द ही इस तरह जीना बंद करेगा, और अपने पास बैठी वुमन से हल्के से पूछता है कि क्या यह सही है। कैंग ही सोचता है कि भले ही वे एक ही उम्र के हैं, वह सिर्फ उस आदमी का पोता है और कैंग टे के साथ ज्यादा एक बेटे की तरह बर्ताव किया गया था। वह कहता है कि अगर वे सीधे उम्र के हिसाब से भी चलें तो भी आगे बढ़ने का यही सही तरीका होगा। कांग टे शांत हो जाता है। वह सोचता है कि वह पक्का नहीं है कि कैंग ही इसे समझेगा भी या नहीं, और यह कि वह फैमिली द्वारा उठाया गया सिर्फ एक बच्चा था जिसका उनके खून के रिश्ते से कोई वास्ता नहीं है। एक लड़की कैंग टे को पुकारती है और उसके कंधे को छूती है। वह पास आती है और पूछती है कि क्या आज माहौल बहुत सीरियस हो गया है, आज तो एक अच्छा दिन है, और कहती है कि उन्हें कुछ मजे करने चाहिए और ड्रिंक करनी चाहिए। वह और करीब आती है और कहती है कि वह तो बस जाने ही वाली थी क्योंकि उसने एक बार भी उसकी तरफ देखा तक नहीं था। फिर वह उसे बहुत हैंडसम कहकर उसकी तारीफ करती है। वह लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि उसके कंधे बहुत चौड़े हैं। फिर वह उसकी स्किन पर बने निशान देखती है और जोड़ती है कि वे अब भी अच्छे लगते हैं, और सोचती है कि उसके जैसे किसी इंसान की अब तक कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है। वह शांत रहता है। उस लड़की का हाथ उसकी थाइस के ऊपर जाता है। वह ताना मारते हुए कहती है कि उसने सुना है कि वह रात के समय अपने काम में बहुत उस्ताद है। कांग टे सोचता है कि वह रात में लोगों को मारता है और मन ही मन सवाल करता है कि क्या यह लड़की सच में उसकी बजूका के लायक है, और वह रुक जाता है। कांग ही का नाम पुकारता है। वह कहता है कि वह जा रहा है। वह लड़की हैरान होकर इस पर सवाल उठाती है। कांग ही उलझा हुआ दिखता है और कहता है कि वह तो अभी अभी आया था। वह उसे याद दिलाता है कि वे सब उसे बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे और कम से कम बधाई के कुछ शब्द कहना तो अच्छा होता। कांग टे अपनी टाई ठीक करता है और वहां से जाने लगता है और उनसे कहता है कि वे मजे करें और कोई गड़बड़ न फैलाएं, और फिर दोहराता है कि वह जा रहा है। कैंग ही कैंग टे को पुकारता है। वह कैंग टे के पीछे जाता है और जानना चाहता है कि अगर वह ऐसे ही चला गया तो वह उस सब का क्या करे जो उसने प्रिपेयर किया है। कांग टे कहता है कि कैंग ही ने सबको सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि वह ड्रिंक करना चाहता था। कैंग ही अजीब तरीके से मान जाता है कि उसने यह बात पकड़ ली। वह अपनी बात जारी रखता है कि भले ही ऐसा हो, वह इतनी दूर सिर्फ घूमने फिरने नहीं आया है, और बताता है कि उसके दादाजी ने उसे एक मैसेज देने के लिए कहा था। कैंग ताई पूछता है कि वह क्या है। कंग ही उसे बताता है कि ग्रैंडपा चाहते हैं कि जब कंग ताई सियोल वापस आए तो वह उसके पेरेंट्स के घर पर रुके। कंग ताई इस पर सवाल करता है कि क्या इसका मतलब उनके साथ रहना है। कैंग ही पूछता है कि क्या वह सीरियस है, और कैंग टे को याद दिलाता है कि वह तो पहले ही खुद रहने के लिए उस जगह को छोड़ चुका है। वह फिर पूछता है कि वह कब जाने का प्लान बना रहा है। कैंग टे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वह बस इस रिक्वेस्ट को मान लेगा। वह जोड़ता है कि अगर उसे रहने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढनी है तो पहले निकलना ही ज्यादा बेहतर होगा। कैंग ही कहता है कि अब जब वह लीडर बनने जा रहा है तो उसे सरदर्द वाले काम अपने सबॉर्डिनेट्स पर छोड़ देने चाहिए। फिर एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ वक्त बिताने की बात कहता है। वह जोड़ता है कि ऐसी अफवाहें हैं कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और शायद ऐसा हो भी सकता है, लेकिन कैंग ही खुद को रोक लेता है। कैंग टे जवाब देता है कि उनमें से आधे लोग शायद उससे डरते हैं, और उससे कहता है कि वह वापस अंदर जाए और मजे करे। कैंग ही उसे कहता है कि वह उसे दोष न दे और उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है। कैंग टे कहता है कि दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद होने पर कैंग ही कहता है कि कैंग टे का गुस्सा सच में बहुत खराब है। कार सड़क पर लगातार आगे बढ़ती है। अंदर वह अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठा है। एक घंटी की आवाज शुरू होती है और वह अपनी आंखें खोलकर कॉल पर ध्यान देता है। वह फोन उठाता है लेकिन वह अचानक बंद हो जाता है, जिससे वह उलझन में पड़ जाता है। मिंग गन उसे बताता है कि वे जल्द ही पहुंच जाएंगे, और कांग टे ध्यान देता है कि कॉल अचानक कट गई। मिंग गन पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। अगले दिन बाद में कार कांग ही के पेरेंट्स के घर के सामने रुकती है। मिंग गन उससे कहता है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसे बताए। कांग ताई बाहर कदम रखता है और एंट्रेंस की तरफ देखता है। वह सोचता है कि कैंग ही ने उसे दिन के उजाले में क्यों बुलाया होगा और क्या कुछ हुआ है। वह जोड़ता है कि उसका सेल फोन बंद है और उसके पास कोई कीज भी नहीं है। दरवाजा अचानक अनलॉक होता है और खुल जाता है। वह यह सोचकर उलझन में रुक जाता है कि यह अपने आप कैसे खुल गया। अंदर एंट्रेंस के पास एक झाड़ू और डस्ट पैन दिखाई दे रहे हैं। वह सोचता है कि क्या कांग ही पहले पहुंच गया। दरवाजे तक पहुंचते हुए उसे याद आता है कि कांग ही ने कहा था कि वह बुसान में थोड़ा और समय रुकेगा। दरवाजा खुलता है और वह रोशनी में लंबे बालों को हिलते हुए देखता है। वह हैरान होकर रुक जाता है। एक वुमन उसके सामने घबराई हुई खड़ी है। उसका चेहरा टेंस है। वह अपनी तरफ से एक बॉक्स को पकड़े हुए स्वाभाविक रूप से थोड़ा आगे झुकती है। वह समझ जाता है कि यह कैंग ही नहीं है और सवाल करता है कि वह कौन है। वह अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करती है और कहती है कि वह घर की देखभाल करने वाली इंचार्ज है। वह अभी भी सिचुएशन को समझते हुए उसकी तरफ देखता है। उसे उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह पूछती है कि वह कौन है।
वह बताती है कि चूंकि घर का ओनर अभी मौजूद नहीं है, इसलिए बिना परमिशन के उसका अंदर आना ठीक नहीं होगा। वह उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या वह सुन रहा है। वह शांति से उसे घूरता रहता है और सोचता है कि उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा है और सोचता है कि वह इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। वह उसका ध्यान खींचने के लिए उसे फिर से पुकारती है। वह आखिरकार जवाब देता है कि वही इस घर का ओनर है। हालांकि उसे याद नहीं है कि उसने किसी क्लीनर की रिक्वेस्ट की थी। वह बॉक्स को पकड़े हुए उलझन में उसकी तरफ देखती है और वह सोचना जारी रखता है कि क्या यह कोई ऐसी है जिससे वह पहले मिल चुका है। वह बताती है कि उसे कहा गया था कि वह आज यहाँ शिफ्ट होने वाला है और पूछती है कि क्या उसने क्लीनिंग की रिक्वेस्ट नहीं की थी। वह जवाब देता है कि जैसा उसने पहले कहा, उसने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। वह घबरा जाती है और बताती है कि उसे चाबी भी सीधे मिली थी। वह उससे सवाल करता है और पूछता है कि क्या खुद को ओनर बताने वाले इंसान ने उसे चाबी खुद आमने सामने दी थी। वह हिचकिचाती है और कंफर्म करती है कि यह सच है और जोड़ती है कि चाबी अभी भी उसके कोट की पॉकेट में है। वह शांति से रिएक्ट करता है और इसे अनबिलीवेबल कहता है। वह उलझन में दिखती है। वह फिर उससे कहता है कि इसे उसके हवाले कर दे। चौंक कर वह एक पल के लिए जम जाती है। वह मानती है कि उसकी अचानक बदली टोन ने उसे डरा दिया। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके किसी जानने वाले ने उसकी परमिशन के बिना चीजें तय करने की हिम्मत की है और उन्होंने उसे चाबी देने तक की जहमत नहीं उठाई। वह बॉक्स पर अपना हाथ नीचे दबाता है और कहता है कि अभी के लिए वह कम से कम इसे वापस ले लेगा। वह कांपने लगती है और उससे नजरें नहीं मिला पाती। वह सोचता है कि वह इतना इंटिमिडेटिंग लग रहा है कि वह उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही है। वह जल्दी से मान जाती है और कहती है कि वह इसे उसके लिए ले आएगी और जोड़ती है कि यह अभी कुछ देर पहले ही उसके पास थी और इसे यहीं कहीं होना चाहिए। वह अपनी पॉकेट में हाथ डालती है और चाबी बाहर निकालती है। वह हिचकिचाती है और फिर पूछती है कि क्या वह सच में घर का ओनर है और बताती है कि अगर वह इसे किसी गलत इंसान को दे देगी तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वह खामोश होकर उसे देखता है और सवाल करता है कि क्या वह उस पर शक करने की पोजीशन में भी है। चौंक कर वह जल्दी से जिद करती है कि उसका वह मतलब नहीं था और बताती है कि अगर उसने इसे किसी गलत इंसान को दे दिया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। वह आखिरकार उसे चाबी सौंप देती है। वह बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए समझाती है कि वह सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि उसे कहा गया था, न कि किसी ऐसे इंसान की तरह जो बिना वजह किसी दूसरे के घर में घुस आए। वह जल्दी से मुड़ती है और चलने लगती है। वह उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि क्या यह सिर्फ उसका वहम था। फिर फैसला करता है कि यह पक्का कैंग ही होगा जिसने यह सब अरेंज किया है और सोचता है कि यह एक सिर दर्द है। एक पीले बालों वाला आदमी उसे आवाज देता है, फिर पूछता है कि क्या उन्हें सारा लगेज अंदर ले जाना चाहिए। कैंगटे राजी हो जाता है और एक पल के लिए उसका फोन उधार मांगता है और पूछता है कि क्या उसके पास कैंग ही का नंबर है। वह आदमी कंफर्म करता है कि उसके पास है और उत्सुकता से उसे नंबर दे देता है और कमेंट करता है कि घर बहुत बड़ा है। कैंगटे कहता है कि वह एक कॉल करेगा और उनसे कहता है कि वे जो कर रहे थे उसे जारी रखें। वह एक तरफ कदम बढ़ाता है और कॉल करता है अंदर। वह पूछता है कि वह वुमन कौन है जिसे घर में लाया गया है। कांग ही जवाब देता है कि वह उससे पहले ही मिल चुका है और उसे एक गिफ्ट समझने के लिए कहता है और पूछता है कि वह क्या सोचता है। कैंगटे एक थका हुआ जवाब देता है। कैंग ही अपनी बात जारी रखता है कि भले ही वह वहाँ सिर्फ काम के लिए है, फिर भी इसे एक विन विन सिचुएशन की तरह देखा जा सकता है। वह कहता है कि जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो वह उसे बस एक मौका देकर देखे, वह बाद में काम आ सकती है। कैंग ही फिर कहता है कि टोकना बंद करो और इसके बजाय बात करो और पूछता है कि मैन हाउस कैसा है। कांग ताई जवाब देता है कि यह हमेशा की तरह ही है और कुछ भी नहीं बदला है। वह जोड़ता है कि उसकी पिछली विजिट को काफी वक्त हो चुका है और सोचता है कि क्या यह उसके एलिमेंट्री स्कूल में जाने से पहले की बात थी, याद करते हुए कि उस वक्त सब कुछ कितना बेफिक्र लगता था। बाहर वह वुमन यार्ड में बॉक्स ले जाते हुए सोचती है कि चीजें इस मोड़ पर कैसे आ गईं और मानती है कि यह एम्बैरेसिंग है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। पीले बालों वाला आदमी उस पर ध्यान देता है और सवाल करता है कि एक वुमन बॉस के घर में क्या कर रही है। दूसरा आदमी सहमत होता है और कहता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह नर्वस होकर अपने बाल बांधती है, जबकि वे जोड़ते हैं कि उन्होंने भी बॉस को पहले कभी किसी वुमन के साथ नहीं देखा और इसे पहली बार होना कहते हैं। पीले बालों वाला आदमी अचानक उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि वह कौन है जो इस तरह बॉस के घर में चली आई। वह चौंक कर अपना सिर घुमाती है। वह उसकी तरफ नीचे देखता है और सोचता है कि क्या उसने उसे पहले कहीं देखा है और जोड़ती है कि उसका चेहरा जाना पहचानी फील देता है। वह फिर अंदाजा लगाता है कि शायद उसने किसी बार या वैसी ही किसी जगह पर काम किया होगा इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। कैंगटे उसके सिर पर मारता है। वह पीले बालों वाले आदमी को डांटता है कि बकवास करना बंद करे और पूछता है कि क्या वह यहाँ सिर्फ लगेज हटाने आया था। वह आदमी कराहता है और अपना सिर सहलाते हुए उसे बॉस कहकर एक्नॉलेज करता है। कैंगटे उसे एक नया फोन सौंपता है और वह नए डिवाइस को देखकर हैरानी से रिएक्ट करता है। पीछे से वह वुमन चुपचाप उन्हें देखती है। कैंगटे उस आदमी से कहता है कि अनसियो को जल्दी करो और कहता है कि उसे आज ऑफिस भी जाना है। बाद में कैंगटे मिनगन को बुलाता है, या यूं कहें कि मिनगन को इधर आने के लिए कहता है और कहता है कि उन्हें ऑफिस की तरफ चलना चाहिए। उस वुमन पर ध्यान देते हुए वह रुकता है और मिनगन को वेट करने के लिए कहता है। वह उससे कहता है कि अभी के लिए उसे
घर जाना चाहिए और उन्हें भी कहीं जाना है। वह समझाती है कि उसने अभी क्लीनिंग पूरी नहीं की है और वह रूम फिनिश करने के बाद चली जाएगी। वह पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वह बिना चाबी के ताला लगाएगी। एम्बैरेस्ड होकर वह मानती है कि उसने पहले ही उसे चाबी वापस कर दी थी। वह उससे कुछ लेने के लिए कहता है। वह उलझन में ऊपर देखती है जब वह उसके हाथों में चाबी रख देता है। वह समझाता है कि चूंकि घर की सिर्फ एक ही चाबी है इसलिए उसने एक कॉपी बनवा ली, अब सब ठीक रहेगा। वह धीरे से उसे थैंक्स कहती है। वह रुकता चुपचाप उसे देखता है। एक पल के बाद वह माफी मांगता है कि कहीं उससे गलती न हो रही हो और पूछता है कि क्या वे पहले मिल चुके हैं। वह जोड़ता है कि यह सुनने में घिसा पिटा लग सकता है, लेकिन उसे सच में ऐसा महसूस होता है कि वे पहले कहीं मिले हैं। वह हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। वह मानती है कि उसे पक्का नहीं पता और जोड़ती है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है। वह एक संक्षिप्त सवाल के साथ रिएक्ट करता है, फिर कहता है कि उससे ही गलती हुई होगी और समझाता है कि उसने सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि कोई है जिसे वह काफी समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वह फिर कहता है कि वह जो कर रही थी उसे जारी रखे और जल्दी घर जाने के लिए कहता है। एक पल के बाद वह ऐसे रुकती है जैसे उसके दिमाग में कुछ आया हो। वह अचानक उसे याद करती है और फर्श पर नीचे गिर जाती है। उसे किसी ऐसी चीज का एहसास होता है जिस पर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। वह सवाल करती है कि उसने इसे पहले क्यों नहीं पहचाना। वह निष्कर्ष निकालती है कि डेजा वू का यह एहसास कोई इत्तेफाक नहीं था। वह बाहर चलती है, अपने हाथों को एक साथ पकड़े हुए स्ट्रीट पर आगे बढ़ती है, जबकि उन दोनों को एक जैसा एहसास हुआ था। वह एक मेमोरी को याद करती है जिसमें कैंगटे कहता है कि वह नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है। वह अपनी बात जारी रखता है कि यह जगह उन लोगों के लिए क्रूर है जो यहाँ के नहीं है। वह हिली हुई दिखती है क्योंकि वह मेमोरी दिमाग में बनी रहती है और उसे एहसास होता है कि उस इंसान ने भी उस खास दिन उस पर ध्यान दिया था। बाद में ऑफिस में पीले बालों वाला आदमी फूड के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है और सोचता है कि क्या बॉस खाना नहीं खाने वाले हैं। कांग ताई जवाब देता है कि वह ठीक है और उनसे कहता है कि वे पहले खा लें और जोड़ता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। मिनगन उत्सुकता से खाता है और उनमें से एक कमेंट करता है कि देखने वाले को लगेगा कि वे दिनों से भूखे थे। मिनगन फिर पूछता है कि क्या चीज कैंगटे को परेशान कर रही है। कैंगटे समझाता है कि यह उस वुमन के बारे में है जिससे वह पहले घर पर मिला था और मानता है कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। पीले बालों वाला आदमी कैजुअली सहमत होता है कि वह भी उसके दिमाग में रही है। कांग ताई हैरानी से रिएक्ट करता है। पीले बालों वाला आदमी, जिसका नाम गुओ चांगमिन है, जो नुकसान फैक्शन की कलेक्शन यूनिट से है, अपनी बात जारी रखता है कि वह सोच रहा था कि उसने उसे पहले कहां देखा है और फिर पॉइंट आउट करता है कि वह बिल्कुल मिस जय ही जैसी दिखती है। मिनगन पूछता है कि वह कौन है और गु चांगमिन समझता है कि वह कैंग ही की बड़ी बहन और उसकी ट्विन है। ट्विंस का जिक्र होने पर मिनगन हैरानी से रिएक्ट करता है। गु चांगमिन समझाता है कि वे पिछले लीडर के आखिरी 2 बचे हुए ब्लड लाइन्स हैं। हालांकि उनमें से किसी को भी फैमिली के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से हमारे बॉस पार्क कैंगटे वो बने जिन्होंने पिछले लीडर को सक्सेस किया। मिनगन एक्सप्लेनेशन को एक्नॉलेज करता है और रिमार्क करता है कि वह इसके बारे में पहली बार सुन रहा है। कांग टाई को इस बात पर शक होने लगता है कि क्या कैंग ही सच में अनइंटरेस्टेड था और जोड़ता है कि हालांकि उस वक्त यह कभी नहीं दिखा, लेकिन जे हाई वाले इंसिडेंट के बाद से ऐसा लगता है जैसे उसका पर्सनालिटी एक अजीब तरीके से बदल गया। मिनगन सवाल करता है कि क्या कुछ हुआ था। कांग ताई समझाता है कि वह ओल्ड मैन इस तरह शादी करके चला गया जैसे वह किसी चीज से भाग रहा हो और बिना कोई सुराग छोड़े पूरी तरह गायब हो गया। जब कैंग टे आखिरकार उस तक पहुंचने में कामयाब रहा तो उसे सिर्फ उसकी डेथ की न्यूज मिली, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कैंग ही और पिछले लीडर के बीच अजीब दरार शायद उसी दिन शुरू हुई थी। इस बीच वो वुमन जिसे वे सोच रहे हैं कि शायद वह जे ही है, चुपचाप आगे घूरती रहती है। उसकी आंखें थोड़ी कांप रही हैं। वह सोचती है कि उसकी आंखों का वो तीखा लुक और उसके सीधे गाल पर वो स्कार। उस पल में सब कुछ साफ हो जाता है और वह एक फ्रेम्ड फोटो के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल करती है कि उसने इसे पहले क्यों नहीं पहचाना। वह एक दूसरे पल की मेमोरी को याद करती है। एक आदमी उससे कहता है कि वह वहीं रुके और समय समय पर उसे रिपोर्ट करे। उसे याद दिलाता है कि यह बात ध्यान में रखे कि अगर वह इंसान न होता तो वह उससे ऐसा करने के लिए न कहता। वापस प्रेजेंट में वह फ्रेम फोटो की तरफ अपना हाथ थोड़ा उठाती है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद वह बस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। वह सोचती है कि वह उन चीजों से नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी जिनका सामना करने से उसने मना कर दिया था और तनाव में एकदम शांत खड़ी होकर सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वह उस पल को याद करती है जब उसने उसका सामना किया था और रुकती है, फिर धीरे से एक सांस लेती है और खुद को यकीन दिलाती है कि उसने जरूर इसे कोई मामूली बात समझकर अपने दिमाग से निकाल दिया होगा। वह उस पिक्चर को किसी ऐसी जगह हटाने का फैसला करती है जहां कोई इसे देख न सके और उसे उठाकर बड़े ध्यान से ले जाती है। वह यह निष्कर्ष भी निकालती है कि उसे उसके वापस आने से पहले यह करना होगा और उसे यह भी चेक करना होगा कि वहां और क्या क्या है, और वह हाथ में फ्रेम पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। नाइट के समय कांग ताई आता है और एक हल्की आवाज के साथ दरवाजा बंद करता है। वह अंदर आता है और खुद में ही कुछ गुनगुनाते हुए अपनी टाई को थोड़ा ढीला करता है। वह ध्यान देता है कि वह जल्दी वापस आ गया क्योंकि वह थोड़ा बेचैन फील कर रहा था और अब देखता है कि वहाँ क्या है। वह फिर मानता है कि उसे समझ
समझ नहीं आ रहा कि इसे ईमानदारी कहें या खुद ही सामने आने वाला कोई गिल्टी कॉन्शियंस। थका हुआ महसूस करते हुए वह फैसला करता है कि उसे वॉशअप कर लेना चाहिए और उस नाइट जल्दी सोने चले जाना चाहिए। वह रिमार्क करता है कि उसकी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर सामने आने की आदत है, खासकर तब जब वह उसे सच में ढूंढ रहा हो और वह उसे न मिले। बाथरूम का दरवाजा बंद रहता है और पानी की आवाज लगातार आती रहती है और वह शावर के नीचे कदम बढ़ाता है, पानी को अपने ऊपर बहने देता है। अचानक वह रुकता है और सवाल करता है कि यह कैसी आवाज है। फिर अपना सिर थोड़ा घुमाता है क्योंकि वह इसे पहचान लेता है। क्लॉक लगातार टिक टिक कर रही है और इसके बाद घर में कहीं और से एक हल्की सी नॉइज आती है। वह दरवाजे के पास खड़ी है, अपने सीने को पकड़े हुए क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है। फिर वह ध्यान से हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाती है। वह धीरे से दरवाजा खोलती है और सोचती है कि जब तक उसके पास चांस है उसे इसे छुपाने की जरूरत है। वह तेजी से आगे बढ़ती है, खुद को झुकाकर रखते हुए ताकि वह शांत रह सके। अचानक वह दरवाजे पर अपना हाथ टिकाता है और उससे कहता है कि मकान मालिक के बाहर होने पर उसने पक्का इस घर में जरूरत से ज्यादा वक्त बिता दिया है। वह अपनी बात जारी रखता है कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह घर काफी पुराना है, लेकिन वह बाथरूम से भी सीढ़ियों की आवाज साफ सुन सकता था, जबकि वह उसके सामने बिल्कुल सुन्न खड़ी रह जाती है। पानी लगातार बहता रहता है क्योंकि वह अभी भी गीला ही बाहर कदम बढ़ाता है, जबकि वह हकलाते हुए कहती है कि उसने सोचा था कि वह शावर ले रहा है और वह जवाब देता है कि उसका यही प्लान था। वह माफी मांगती है और मानती है कि उसे जल्दी निकल जाना चाहिए था। उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है क्योंकि वह सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए और वह जल्दी से जोड़ती है कि वह तुरंत चली जाएगी। वह उसे रोकता है और इस पर सवाल करता है, फिर उसे वहीं पकड़कर रखता है और उससे कहता है कि इसके लिए अब थोड़ी ज्यादा देर हो चुकी है। वह और पास झुकता है और जोड़ता है कि ऐसा लगता है जैसे उनके बीच सुलझाने वाली चीजों की एक लंबी लिस्ट है। अपने ऊपर से पानी टपकने के साथ वह उससे कहता है कि उसे शुरू से लेकर आखिर तक हर एक बात पूरी डिटेल में समझानी होगी। वह शर्माती है क्योंकि कोई गीली चीज उसे छूती है और उसे एहसास होता है कि उसकी बैक साइड पर पानी टपक रहा है। वह उसके ठीक पीछे पास झुकता है और चेतावनी देता है कि वह यह एक्सपीरियंस नहीं करना चाहेगी कि वह कितना रफ हो सकता है, जबकि वह खुद को दूर खींचने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वह वेट करे। वह चिंता करती है कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं, फिर सवाल करती है कि शुरू से शुरुआत करने का उसका क्या मतलब है, जबकि उसकी लेग से पानी नीचे टपक रहा है और उसे एहसास होता है कि इस रेट पर वह पूरी तरह भीग जाएगी। वह उससे कहती है कि वह पहले उसे छोड़े ताकि वे बात कर सकें, लेकिन वह सवाल करता है कि अगर वह उसे जाने देगा तो क्या वह पहले की तरह फिर से गायब हो जाएगी। उसके बॉडी से पानी लगातार नीचे बहता रहता है क्योंकि वह नीचे उसकी तरफ देखता है और वह सोचती है कि वह बिना सोचे समझे एक्ट करता है। वह उलझन में रिएक्ट करती है, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि उसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। वह कहता है कि ऐसा लगता है कि वह इस सिचुएशन को पूरी तरह नहीं समझ पा रही है जिसमें वे हैं, और जोड़ता है कि वह उसके सामने अनजान बनने की पोजीशन में नहीं है। कांग ते उसे और मजबूती से पकड़ता है और उससे कहता है कि वह अभी अभी एक ऐसे घर में छुपकर घुसी है जो माफिया का है, जबकि वह परेशानी में चिल्ला उठती है। वह उससे कहता है कि अगर उसने बात करना शुरू नहीं किया और सच नहीं बताया, फिर अपना हाथ मजबूती से उसकी थाई पर दबाता है, जिससे वह शॉक में एकदम अकड़ जाती है। वह उलझन में रिएक्ट करती है। उसे एहसास होता है कि अभी अभी कुछ हुआ है, जबकि उसकी ग्रिप थोड़ी और टाइट हो जाती है और वे उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वह समझती है कि इसका क्या मतलब है। वह घबराती है और चौंककर खुद को पीछे दीवार से सटा लेती है, फिर घबराकर नीचे देखती है। जब उसका ध्यान अपने कपड़ों पर जाता है, वह अचानक पैनिक करने लगती है, चिल्लाकर उसे रुकने के लिए कहती है और सवाल करती है कि वह क्या कर रहा है, जबकि वह खुद को सिकोड़ लेती है और खुद को कवर करने की कोशिश करती है। वह शांति से पूछता है कि उसे इस सिचुएशन को कैसे संभालना चाहिए, फिर अपनी बात जारी रखता है कि क्या उसे अपने घर में छुपने वाले इंसान को प्यार से बाहर विदा करना चाहिए था। वह समझती है कि वह अभी उसे एक सस्पिशियस इंट्रूडर की तरह ट्रीट कर रहा है, जबकि वह फर्श पर बैठी रहती है और अपने घुटनों को मजबूती से पकड़े हुए है। वह कांपती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि वह यह समझने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है और सोचती है कि यह सिचुएशन उसके लिए बहुत ज्यादा है। वह एक पल के लिए चुप रहता है, उसके बॉडी से पानी अभी भी टपक रहा है। फिर वह उसे एक चॉइस देता है और कहता है कि या तो वह सच उगल दे जब तक कि वह अभी भी कंसिडरेट बना हुआ है। वह दूर जाता है और एक ड्रॉर खोलता है, अंदर से एक सिगरेट निकालते हुए अपनी बात जारी रखता है कि अगर वह यही पसंद करती है तो वह चुप रह सकती है और बस चीजों के साथ आगे बढ़ सकती है। वह जोड़ता है कि उसे दोबारा भागने का कोई भी ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए और चेतावनी देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह इसके बाद अपनी कोई भी बात रखने की उम्मीद न करे। वह हैरान होकर ऊपर उसकी तरफ देखती है, अभी भी खुद को सिकोड़े और पकड़े हुए। बाद में वह रिमार्क करता है कि सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड है, फिर निष्कर्ष निकालता है कि आखिरकार वह अपना मुंह बंद रखना ही चुन रही है। वह चुप रहती है जब वह बैठ जाता है और उसे अपने पास खींचता है। उसका बॉडी एकदम अकड़ जाता है। वह उसे मजबूती से पकड़ते हुए कहता है कि उसे खुशी है कि उसने बात मानी। वह फिर पूछता है कि क्या यह उसका फर्स्ट टाइम नहीं है। वह हिचकिचाती है और जवाब देने की कोशिश करती है, इंसिस्ट करते हुए कि इसका इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने अपने शब्दों के बजाय अपने बॉडी से चीजों को संभालना ज्यादा पसंद किया था, जिससे वह
बिना कोई जवाब दिए बोलने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। वह अपनी बात जारी रखते हुए पूछता है कि क्या वह उन्हें वापस बिल्कुल शुरू में ले जाए। वह रिएक्ट करती है और उससे ऐसा न करने के लिए कहती है। उसका बॉडी तनाव में आ जाता है क्योंकि उसकी ग्रिप अभी भी मजबूत है। वह फिर से पूछता है कि क्या यह उसका फर्स्ट टाइम है और हिचकिचाने के बाद वह मानती है कि ऐसा नहीं है। वह उससे कहती है कि वह ऐसा नाटक करना बंद करे जैसे उसे यह नहीं चाहिए, क्योंकि शुरू से ही यह उसकी खुद की चॉइस थी। जबकि वह चिल्ला पड़ती है और वह उसे अपनी जगह पर पकड़े रखता है। वह उसे चिपकते हुए एक पल देने के लिए कहती है, लेकिन फिर पैनिक करने लगती है और उसे रुकने के लिए कहती है क्योंकि वह दोबारा चिल्ला उठती है। वह अनइवन सांस लेती है और कुछ अनफेमिलियर फील करती है, ये सोचते हुए कि यह अजीब लग रहा है क्योंकि उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकलती है। वह इसे डिस्क्राइब करने के लिए स्ट्रगल करती है और उसे एहसास होता है कि जैसे कुछ बाहर आ रहा हो। उसका बॉडी कांपता है और वह हांफने लगती है जबकि वह उसे स्थिर पकड़े रखता है। वह ध्यान देता है कि वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा सेंसिटिव है, फिर भी ऐसे इनोसेंट एक्ट करती है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो, जो उसे इस उलझन में छोड़ देता है कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है जबकि उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। वह कहती है कि वह अपनी लेग्स को फील नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका बॉडी उसकी बाहों में कमजोर पड़ जाता है। वह उसका सिर पकड़ता है और उससे कहता है कि वह इतनी डरी हुई थी कि लगभग रोने ही वाली थी। फिर पूछता है कि क्या उसने एंजॉय किया। वह यह कहते हुए जवाब देने की कोशिश करती है कि उसके कहने का यह मतलब नहीं था, जबकि वह सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए और एम्बैरेस्ड फील करती है। वह हार मान लेती है और अपनी आंखें ढकते हुए उससे ठीक है कहती है क्योंकि वह सोच रही है कि उसका क्या करने का प्लान है। वह उसकी लेग पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है जिससे उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकलती है और उसका बॉडी तनाव में आ जाता है। उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है क्योंकि वह हैरानी से रिएक्ट करती है। वह नीचे उसकी तरफ देखता है और उसके रिएक्शन से अंदाजा लगाता है कि वह उसके ट्रीटमेंट के साथ कुछ ज्यादा ही जेनरस रहा था। वह अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाता है और ऐसे रुकता है जैसे सोचते हुए प्रोटेक्शन अनपैक कर रहा हो। वह अभी भी बहुत ज्यादा ओवरवेलम्ड होकर धीरे से हाँफती है। उसका बॉडी रिएक्ट करता है और वह अपने मुंह को ढक लेती है। वह समझती है कि वह सिर्फ उसके साथ आगे बढ़ रहा था, ये सोचते हुए कि उसने अभी तक शुरू भी नहीं किया था और वह बस उसके साथ खेल रहा था। कांग ते फैसला करता है कि इस बार वह खुद एंजॉय करने वाला बनेगा। वह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए शौक में आगे घूरती रहती है। वह नीचे उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि उसका कब तक इसी तरह घूरते रहने का प्लान है। वह अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाती है और माफी मांगती है। उसकी आवाज कांप रही है। वह उससे कहती है कि एक स्टैच्यू की तरह सुन्न होना बंद करे और उस पर फोकस करे। वह अभी भी फ्लस्टर्ड दिखते हुए चुपचाप जवाब देती है कि वह समझ गई। जब वह उसकी रिस्ट्स पकड़ता है, वह जोड़ता है कि वह कम से कम देखने लायक तो है और उसकी हिचकिचाहट पर सवाल करता है। वह सोचती है कि इस सिचुएशन में खासकर उसके जैसे किसी इंसान के साथ उसका बॉडी एक ऐसे तरीके से रिएक्ट कर रहा है जिसे वह खुद नहीं समझ पा रही है और अभी तक कुछ भी ठीक से रिजॉल्व नहीं हुआ है। वह अनइवन सांस लेते हुए कूंच पर पीछे लेट जाती है और सोचती है कि इस पॉइंट पर अब इनमें से किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धीरे से सांस छोड़ती है, फिर उसे एहसास होता है कि वह उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। वह और पास आता है जिस पर वह रिएक्ट करती है। वह उससे कहता है कि वह इतना ज्यादा स्क्वीज न करे, जबकि वह कराहते हुए मानती है कि उसे दर्द हो रहा है। उनके बॉडीज एक दूसरे के करीब दब जाते हैं और दोनों इस कांटेक्ट पर रिएक्ट करते हैं। वह एक सांस छोड़ता है। उसका बॉडी तनाव में आ जाता है क्योंकि उसका हाथ उस पर दबता है। वह कुछ अलग महसूस करने लगती है और मानती है कि यह अच्छा लग रहा है क्योंकि उनके बॉडीज एक साथ ऐसे मूव करते हैं जैसे मैग्नेट एक दूसरे को खींच रहे हो। वह अनश्योर हो जाती है कि क्या करे क्योंकि क्लोजनेस और गहरी हो जाती है और वे मजबूती से एक दूसरे से सटे रहते हैं। जबकि वह एक तीखी हांफ के साथ रिएक्ट करती है। वह एक तनाव भरे एक्सप्रेशन के साथ नीचे देखता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि उसके मुंह से एक अजीब आवाज निकलती है और वह अनश्योर है कि क्या करे, जबकि वह मानती है कि यह अच्छा लग रहा है। वह मानता है कि वह अपना पेशेंस खो रहा है और उसकी हर एक बात को सेटिस्फाइड करने की इच्छा एक्सप्रेस करता है। फिर पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह और हार्डर जाए। वह तेजी से रिएक्ट करती है और उसे वेट करने के लिए कहती है क्योंकि उसका बॉडी दोबारा तनाव में आ जाता है। उसकी आवाज कांपती है और वह मानती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आने वाला है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ओवरवेलम्ड है। वह उससे रिलैक्स करने के लिए कहता है और जोड़ता है कि उसने अभी उतना ज्यादा जाने नहीं दिया है, जबकि वह लगातार रिएक्ट करती रहती है और उससे चिपकी रहती है। वह उसे पकड़ते हुए उसके कंपोजर को पूरी तरह खोते हुए देखने के बारे में सोचता है। उसके मुंह से हल्की बेदम आवाजें निकलती हैं क्योंकि वह सोचता है कि सच में कौन किसकी सर्विस कर रहा है। फिर उससे कहता है कि उसे थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए। वह भारी सांसें लेते हुए कमजोरी से जवाब देती है और मानती है कि सब कुछ ओवरवेलमिंग लग रहा है, फिर भी अच्छा है। वह ऑब्जर्व करता है कि उसके बॉडी और माइंड दोनों को देखते हुए उसके बारे में सब कुछ इस हद तक इनोसेंट लगता है जो लगभग अबसर्ड है क्योंकि वे एक दूसरे के करीब रहते हैं। वह अनइवन सांस लेती है और मानती है कि यह इनक्रेडिबल लग रहा है क्योंकि उसका बॉडी कांपता है और इस सेंसेशन से ओवरवेलम्ड होकर रिएक्ट करता है। वह खुद को स्थिर करने के लिए स्ट्रगल करती है और कन्फेस करती है कि उसका बॉडी अजीब फील कर रहा है। उसका बॉडी आगे की तरफ झटका खाता है और वह एक तीखी चीख छोड़ती है। उसके मूव उसके चारों तरफ टाइट हो जाते हैं जबकि वह अनकंट्रोलेबल होकर रिएक्ट करना जारी रखती है। वह
प्रेशर पर ध्यान देता है और उससे इतना ज्यादा स्क्वीज करना बंद करने के लिए कहता है और उसे रिलैक्स करने की अर्ज भी करता है। उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह उलझन में रुकता है। वह उसकी बाहों में पीछे झुक जाती है, उसका बॉडी बिल्कुल ढीला पड़ जाता है क्योंकि वह उसे आवाज देता है। वह अनश्योर है कि अभी क्या हुआ। वह सोचता है कि क्या वह अभी फेंट हो गई है। बाद में वह शांत लेटी रहती है। उसकी सांसें हल्की और अनइवन है। वह धीरे से हिलती है और एक हल्की आवाज छोड़ती है क्योंकि वह होश में आने लगती है। वह उलझन में आसपास देखते हुए धीरे से उठकर बैठती है और सोचती है कि वह कब सो गई और कितना टाइम बीत चुका है। उसे अचानक एक आवाज का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि कोई उसे कॉल कर रहा है और वह सुनते हुए जल्दी से चादर को अपने चारों तरफ लपेटती है। खड़ी होकर वह कपड़े को अपने बॉडी के चारों तरफ लपेटती है और रूम के पार चलती है। फिर नीचे झुककर अपना फोन उठाती है। वह हिचकिचाते हुए जवाब देती है और कॉलर को ग्रीट करती है, लेकिन तुरंत ही सामने से एक तीखी आवाज आती है जो डिमांड करती है कि वह कहाँ है और उसने आंसर क्यों नहीं दिया, और पूछती है कि क्या उसे पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है। वह अपना सिर नीचे झुकाती है और माफी मांगती है, ये मानते हुए कि उसे अफसोस है। फिर लगातार माफी मांगना जारी रखती है क्योंकि कॉलर कई बार कॉल करने की शिकायत करता है। वह धीरे से हाँ कहती है और समझाती है कि वह घर पहुंचने पर सब कुछ एक्सप्लेन कर देगी। फिर जोड़ती है कि वह अभी निकल रही है। इस बीच कैंगटे खुद को एक टॉवल से सुखाता है, फिर कपड़े पहनना शुरू करता है। वह उसके सामने खड़ा होता है और ध्यान देता है कि वह जाग गई है, जबकि वह उसके सामने खड़ी होकर अपनी स्कर्ट ठीक कर रही है। वह उसकी तरफ देखता है और सवाल करता है कि वह इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है। अहो समझाती है कि उसे घर से एक कॉल आया था। जब वे एक साथ खड़े होते हैं तो वह इंसिस्ट करती है कि वह भागने की कोशिश नहीं कर रही है और उसे बस किसी अर्जेंट काम को संभालना है। वह शक के साथ उसकी तरफ देखता है और पॉइंट आउट करता है कि उसने पहले भी जाने की कोशिश की थी, जिससे उसके लिए उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। फिर मजबूती से जोड़ता है कि वह सीरियस है और वह उसे वहाँ छोड़ देगा। वह उसके अंडरवेयर को उठाने के लिए नीचे झुकता है, जबकि वह उसके बगल में जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करती है। वह फिर स्टेट करता है कि वह इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि वह बिना किसी अंडरवियर के घूम रही है और इसे उसकी तरफ बढ़ाता है। वह इसे उसके हाथ से ले लेती है और बहुत ओवरवेलम्ड फील करती है। एक पल बाद वह कार का गियर पकड़ता है, जबकि वह पूछती है कि क्या सच में इस तरह जाना ठीक है। कांग ताई अपनी बात जारी रखता है कि वह उसे बस ऐसे ही नहीं जाने दे रहा है और जोड़ता है कि वे आज के लिए डन है, लेकिन वह उम्मीद करता है कि वह परसों भी इसी तरह सामने आए। वह उसकी बातों पर रिएक्ट करते हुए उलझन में उसकी तरफ मुड़ती है। वह फिर रिमार्क करता है कि लोग कहते हैं कि दोस्तों को करीब रखो, लेकिन दुश्मनों को और भी करीब। वह कार में बैठी उसकी तरफ देखती है और चुपचाप सोचती है कि क्या उसे एक एनिमी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और सोचती है कि अगर चीजें सिर्फ यहीं तक जाती हैं तो कम से कम उसे खुद को लकी समझना चाहिए। वह उसे राइड के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि वह उतर जाएगी और कार रुक जाती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, एक यंग बॉय उनके सामने खड़ा होता है और गुस्से में डिमांड करता है कि क्या उसे पता भी है कि क्या टाइम हो रहा है। वह अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाता है और मानता है कि वह बहुत वरीड था। वह उनके सामने मजबूती से खड़ा होकर सीधे उसका सामना करता है, फिर अपनी आवाज उठाते हुए सवाल करता है कि वह कहाँ थी और एक स्ट्रेंज मैन के साथ क्यों है। और इसके साथ ही हम आज के एपिसोड के एंड पर आ गए हैं। अगर आप लास्ट सेकंड तक रुके रहे तो कमेंट्स में इस बारे में अपने थॉट्स जरूर बताएं। एक क्विक लाइक आपकी सोच से कहीं ज्यादा हेल्प करता है और सब्सक्राइब करने से यह श्योर हो जाएगा कि आप आगे आने वाले पार्ट को कभी मिस ना करें। वॉच करने के लिए थैंक यू और यहाँ इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें।